जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को, जो कि आपके सीटेट 2011 जून के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और यह पेपर आपका सीटेट में 2011 में 26 जून को हुआ था। इसके पहले वीडियो में हम लोग बाल विकास और पर्यावरण के प्रश्नों को देख चुके थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज के प्रश्नों को। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि साथियों यदि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में यहाँ पर ज़रूर आएगा। पहली बार आप लोग यदि वीडियो देखेंगे तो आपको हो सकता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में न आए। तो इस वीडियो में हम लोग केवल प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को देख रहे हैं और सीटेट में ज़्यादातर आपका प्रीवियस ईयर से जो है प्रश्न उठाया जाता है, क्योंकि इसका पैटर्न जल्दी बदलता नहीं है। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय या अवधि पर, समस्याओं के कारणों का सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो एक निदानात्मक शिक्षण होता है और एक उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो सबसे पहले जो निदानात्मक शिक्षण होता है उसमें हम समस्याओं का जो कारण है, कठिनाई है, हम उसका पता लगाते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी? समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर सी के साथ। यानी जब तक हम कारणों के सही प्रकार से नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, तब तक हम उसका उपचार नहीं कर पाएंगे। जैसा कि एक डॉक्टर किसी भी बीमारी को, उस बीमारी के कारण को नहीं जानता है, तब तक जो है उसका उपचार नहीं कर पाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है या फिर अनावश्यक है? तो भाषा शिक्षण में जो पाठ्यपुस्तक है वह जो है साधन है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि मन लगाकर हिंदी से नहीं सीखते हैं। वे हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या फिर प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो ऐसी बात जो नकारात्मक बच्चे के बारे में की गई है वह जो है हम उसको आंसर में नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा प्रश्न जो है सकारात्मक है। तो यहाँ पर अगर बात करें उत्तर की, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो जो हिंदी भाषा है और जो बच्चा अपने परिवेश से या फिर अपने जिस जगह स्थान से आया है उसकी जो मातृभाषा है, इन दोनों की संरचना में क्या है? अंतर है, दोनों अलग अलग है। तो किसी भी नई भाषा को सीखने में कठिनाई आती है, यह हम सभी लोग जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, कहानी सुनने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कहानी सुनने से क्या होता है, तो बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन की शक्ति का विकास होता है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखना, या फिर सुंदर लेख का अभ्यास। तो बात करें इस प्रश्न की, तो इसका जो उत्तर आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। यानी बच्चे जब अपने अनुभवों को लिखेंगे तो इससे जो है लेखन कौशल का जो है मूल्यांकन करने के लिए यह विधि सबसे अच्छी और बेहतर होगी। तो राइट आंसर जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। तो बोलना कौशल का जो सबसे महत्वपूर्ण है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, यानी जो कि स्पष्ट रूप से समझ में आए या फिर सुनाई दे।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी जो चुनौती है वह है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ जो है तय करना। यानी बच्चे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग स्थान से आते हैं, तो उनकी जो भाषाएं होती है अलग अलग होती है, यानी बहुभाषिक होती है। तो उसके लिए जो उसकी जो शिक्षण के लिए जो रणनीतियाँ बनाना या तय करना होता है वह जो है सबसे बड़ा चुनौती होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ऑप्शन है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है, या फिर व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, यानी प्रतिकूल है। यह जो है ऑप्शन पूछा गया है नकारात्मक प्रश्न में पूछा गया है। तो हम जो अपना आंसर ढूंढेंगे वो भी नकारात्मक ढूंढेंगे। तो ए और बी और सी आप देखेंगे तो यह जो है सकारात्मक है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, यह सही है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में भी सहायक होता है, यह भी सही है। जबकि ऑप्शन डी दिया गया है कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का जो भाषा विकास है शीघ्रता से होगा, यह जो है सही नहीं है, यानी यह जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में जो है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। तो राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। स्पष्टता या एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये जो है उद्देश्य है। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यह सभी जो है भाषा शिक्षा के उद्देश्य है। जबकि उसमें पूछा गया है कि कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ, यानी जहाँ पे रटना कंठस्थ करना दिया जाए, यह नकारात्मक है। सीटेट के लिए आप लोग याद रखेंगे, वह जो हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जाएगा आंसर हमारा बी के साथ। अगला प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं पर स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है, या फिर गृह कार्य देना अति आवश्यक है। तो गृह कार्य जो है कभी भी बच्चों के क्षमताओं स्तर के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन है, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना, या फिर सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्ति यानी हम अपने विचारों को, अपने भाषा को किसी के सामने कहते हैं, बोलते हैं या फिर रखते हैं, किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो हम जो है अपने भाषा को, किसी भी बात को बोलकर और लिखकर, इन दोनों तरीकों से जो है व्यक्त कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा को में परिमार्जन कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया सत्य नहीं, जबकि असत्य यानी नकारात्मक पूछा गया है, तो हम लोग ऑप्शन में नकारात्मक आंसर ही ढूंढेंगे। अगला ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय की में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है, या फिर सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर जब पूछा गया है कौन सा कथन
असत्य है भाषा शिक्षा के संदर्भ में। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, यह जो है गलत है, यानी असत्य है। राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ, क्योंकि ऑप्शन में नकारात्मक प्रश्न ही पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम ही से ही सीखते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, या भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो यहाँ पर उचित कथन पूछा गया है, जबकि अनुचित नहीं। तो अनुचित पूछा जाएगा तो हम लोग नकारात्मक ऑप्शन ढूंढेंगे, और उचित पूछा गया है तो यहाँ पर हम लोग सकारात्मक ढूंढेंगे। और जहाँ भी आपको प्रश्न में केवल ही ये शब्द सीटेट में मिले तो आप लोग उसको पहले क्रॉस करिए, अगर सकारात्मक प्रश्न पूछा गया है तो। और यहाँ पर कहा गया है कि नियमों का ज्ञान जरूरी है, तो ज़्यादा नियम नहीं रटना है 1 से 5 तक प्राइमरी स्तर पर। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी में कि भाषा के चारों कौशल जो है परस्पर अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से संबंधित है। तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, यानी सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, यह भाषा के 4 कौशल हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्यपुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्यपुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो पाठ में जो चित्र दिए जाते हैं वह जो है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी जो चीज़ें उनके सामने नहीं है चित्र से वो उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आप लोग पंक्तियों को पढ़ लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यह सोहन लाल द्विवेदी की जो है पंक्तियाँ हैं। प्रश्न इसमें पूछा गया कि गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? तो पहले लाइन में दिया गया है कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। तो चलिए इसका ऑप्शन हम लोग पहले देखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, या फिर चिंता युक्त होना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ, यानी बेखबर होना। यहाँ पर बेखबर होना इसका जो है अर्थ हो जाएगा गहरी नींद में सोने का जो अर्थ है। चलिए देखते हैं इसी का अगला प्रश्न। कभी लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, या फिर पतन की राह पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतल अस्ताचल तुम्हें न जाने दूंगा, अरुणाचल उदाचल सजाने आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कहा गया है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, यानी कि कवि जो है लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर। कवि जो है लोगों को पतन की राह पर नहीं जाने देगा, यानी ऑप्शन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा आंसर डी के साथ। अगला प्रश्न है, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित है, जो बहुत परिश्रमी है, या फिर जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, या जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं पंक्तियों को। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यानी कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से क्या है? बेखबर है, यानी कि राइट आंसर हमारा पर जो जाएगा सी के साथ चला जाएगा। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके, या फिर सुबह हो गई है तब कवि जगाना चाहता है, या यह कवि का दायित्व है।
तो कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के राह पर क्या हो सके, आगे बढ़ सके। तो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अत अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह जो है अलंकार से भी प्रश्न पूछ लिया गया है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, यहाँ पर जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है हर्ष, आकाश, कोलाहल या फिर जागृति। तो इसमें जो है कवि लोगों को जगा रहा है प्रगति की राह पर जाने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका शीर्षक होगा जागृति, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो 112 से 120 तक के जो प्रश्न है, यहाँ गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पढ़ लेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न को। आप लोग प्रश्न देखकर भी यहाँ पर गद्यांश को उसमें उस शब्द को ढूंढ कर आंसर दे सकते हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? ऑप्शन है, उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी, या फिर उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। तो यह जो है उसने जो है मनु ने डायरी में वगैरह शब्द लिखा था। तो राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उसको जो है अपने गलती का एहसास हुआ कि उसने डायरी में जो है वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है, या फिर वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। तो वह जो है वगैरह शब्द जो है इसमें कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? तो यहाँ पर जो है दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, या फिर दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो गांधी जी ने डायरी को लिखने को इबादत के जैसा क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो है दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है, या फिर गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, या इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का खुद का मूल्यांकन भी करता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है, या फिर हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो गद्यांश को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, या फिर आप लोग प्रश्न को पढ़कर भी इसका जो है आंसर वहाँ पर गद्यांश में जाकर ढूंढ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार को किस दिशा में जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो हमने अभी पिछले पद्यांश में देखा कि वहाँ पे अलंकार से प्रश्न पूछे गए थे, और यहाँ पर अब समास से प्रश्न पूछा गया है गद्यांश के माध्यम से। तो प्रतिदिन द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिन जो है इसमें जो समास है अव्ययीभाव समास है। राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। और अव्ययीभाव समास में जो प्रथम पद होता है वह अव्यय शब्द होता है,
अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, या फिर पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, या फिर पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो पढ़ा हुआ कितना पच गया है, तो हम लोग भोजन जैसे पचाते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसी प्रकार पढ़ा हुआ जो है हम लोग कितना आत्मसात किए हैं। तो इसका जो अर्थ होगा पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो तद्भव शब्द जो होते हैं यह जो है संस्कृत शब्द के जो शुद्ध शब्द होते हैं उसी के बिगड़े हुए रूप होते हैं। तो तद्भव रूप यानी इसका बिगड़ा हुआ रूप बताना है। सेवा, काज, कारज या फिर काम। तो कार्य का जो तद्भव रूप हो जाएगा काज हो जाएगा, और इसका जो ये कार्य क्या है तत्सम रूप है। तत्सम और तद्भव यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें पूछा भी गया है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा सी के साथ। अब चलिए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न। विचार में इक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन है वैचारिक, 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 वैचारिक। तो आप देख सकते हैं विचारिक, वैचारिक, विचारिक या वैचारिक, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वैचारिक, वैचारिक। इक प्रत्यय जब इसमें जोड़ेंगे विचार में, विचार धन इक, तो बनेगा वैचारिक। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर डी के साथ। तो साथियों, यदि आप लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप लोगों का भी स्कोर अच्छा हो, तो आप हम लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमेशा हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो को देखते हैं, तो आप आराम से सीटेट अपना पार कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।